हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम सेशन देखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। और लास्ट सेशन में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, किस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है, उसका कोर कंस्ट्रक्शन हम देखे थे, वाइंडिंग का कंस्ट्रक्शन हम देखे थे, मटेरियल हमने सब कुछ देखा हुआ था। ये वीडियो हमारे लिए होने वाली है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए, हम 4 टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। आप सुने होंगे नाम, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बता दूंगी। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और नेक्स्ट जो है, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, आपके नोट्स ऐसे रहने चाहिए कि मेंस के लिए भी वो यूज़फुल हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम आप दे देते हैं। एसएससी का एक पैटर्न होता है कि वो जो है मेंस के 10 या 15 दिन पहले ही प्री का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर करता है। तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप जो है वो नोट्स भी प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस भी करें, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें। तो इसीलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो है अभी से ऐसे पढ़िए कि आपका मेंस का जो है वो प्रॉपरली प्रैक्टिस होता जाए और नोट्स आपके प्रिपेयर होते जाए, ताकि आपको लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ पन्ने आपको पलट करके कुछ याद करना है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एंड प्रैक्टिस बस करना बचा रहेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने जो है अपना नोट्स ऐसे प्रिपेयर करते हुए चलती थी कि मेंस के लिए भी मेरे यूज़फुल हो जाए। तो देखिए, आपके लिए मैं जो है एक टेबल के फॉर्मेट में आपका डिफरेंस लिख दी हूँ। 5 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर डायग्राम बनाना है। एंड डायग्राम जो है आप ज़रूर बनाइए। आप जो है अगर डायग्राम नहीं बनाएंगे और कितना भी एक्सप्लेनेशन आप लिख दिए पॉइंट्स वाइज, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स भी मिल जाएगा, या अगर 10 नंबर का है तो 10 में 10 भी 10 या 9 मिलता है। लेकिन अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से सिर्फ 5 या 6 नंबर ही आपको मिलेंगे। क्योंकि जो भी चेक कर रहा है वो समझ लेगा कि आपको उतने अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तभी आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया होगा। तो हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक एक करके डिफरेंस देखते हैं। आप अगर नोट कर रहे हैं तो कॉपी में एक एक पॉइंट आप नोट करिए, डायग्राम ड्रॉ करिए। और अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको जो है वो रिवाइज कर लिए। और जब भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एक बार कॉपी में उस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो ये जो है एक अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि आप एक एक चीज़ नोट करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि मेमोरी क्या है, कभी हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं अगर आप, तो जो है कुछ ना कुछ महीने या दिनों बाद जो है वो थोड़ा सा डिलीट होने लगता है। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए। मैंने भी अच्छा प्रॉपर अपना नोट्स बनाया था, इसलिए जो है वो मेंस के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं मेरे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा हो जाएगा ये कोर टाइप का। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये जो है वो हमारा कोर था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, कुछ इस तरीके का। इसमें जो हमारा फ्लक्स सेटअप हो रहा है, देखिए क्लॉकवाइज जो है फ्लक्स मैंने ऐसे शो किया एरो से। देखिए, ये एरो हमारा है फ्लक्स, ये हो गया हमारा फ्लक्स सेटअप। तो इसमें देखिए किस तरीके का हो रहा है, इस तरीके का कुछ फ्लक्स जो है वो हो रहा है। देखिए, अब ये जो है, ये वाला पार्ट जो है, देखिए हॉरिजॉन्टल, ये जो मैंने आपको ब्लैक से अंडरलाइन किया है, इसको हम बोलते हैं योक, YOKE योक बोला जाता है। और ये जो आपको वर्टिकल वाला दिख रहा है, वो वर्टिकल वाला, इस वर्टिकल वाले को हम बोलते हैं लिम्ब बोला जाता है। तो देखिए, अगर मैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर पढ़ रही हूँ तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ये पहला योक हो गया, ये सेकंड वाला योक हो गया। तो इसमें 2 योक होते हैं। एंड लिम्ब भी देखिए 1 और 2, 2 लिम्ब हमारे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 योक्स एंड 2 लिम्ब्स। तो यहाँ पर एक S लगा लीजिए आप, 2 योक्स एंड 2 लिम्ब्स। लेकिन जब मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर देखूंगी तो देखिए, शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक सैंडविचिंग टाइप का होता है। इसमें देखिए हमारा योक क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा योक, और नीचे वाला भी हमारा योक है। तो इसमें हमारा 2 योक्स है, लेकिन लिम्ब आप देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट लिम्ब, मिडिल वाला, और ये थर्ड। तो इसमें 3 लिम्ब आते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 3 लिम्ब्स एंड 2 योक्स। तो ये हो जाएगा लिम्ब। अब देखिए, मिडिल वाला जो है वो कुछ मैंने चौड़ा ड्रॉ किया हुआ है, और इसमें तो मिडिल वाला कुछ आता ही नहीं है। तो मिडिल वाला जो है वो इन दोनों के कंपेयर में डबल होता है। अगर ये इतना है तो इसका ये डबल हो जाएगा। तो मिडिल वाले का जो भी एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू साइड वाले का एरिया जो है वो
डबल होता है। तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 3 लिम्स एंड 2 योक्स। सेकेंड पॉइंट आते हैं, देखिए बोथ दी लिम्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग। देखिए ये लिम्ब है, इस लिम्ब में ही मैंने वाइंडिंग दिया हुआ है, आदि कॉपर और एल्यूमिनियम का, जैसे हम डिस्कस किए थे मटेरियल। तो कॉपर वाइंडिंग मैंने दे दिया है इस लिम्ब में और इस लिम्ब में भी, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है बोथ द लिम्स आर प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग। लिम्स में हम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम जब शेल टाइप देखते हैं तो देखिए शेल टाइप में सिर्फ और सिर्फ मिडिल में दिया जाता है हम लोगों को वाइंडिंग। तो ये हो जाएगा हमारा ओनली मिडिल वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग, मिडिल लिम्ब इज प्रोवाइडेड विथ वाइंडिंग। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। तो देखिए वाइंडिंग का, अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, वाइंडिंग्स आर लेस प्रोटेक्टेड बाय कोर। यहाँ पर हमारा जो कोर है इसमें वाइंडिंग लेस प्रोटेक्टेड है, क्योंकि साइड लिम्ब में जो है हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो लेस प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब आप शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं तो देखिए वाइंडिंग्स आर मोर प्रोटेक्टेड बाय कोर, क्योंकि यहाँ पर बीच में वाइंडिंग लगा है और ये हमारा कोर है, तो इसकी वजह से हमारा वाइंडिंग जो है वो मोर प्रोटेक्टेड है यहाँ पर अपना कोर। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तो इसमें जो फ्लक्स हो रहा है देखिए यहाँ से आ रहा है, ऐसे करके हमारा फ्लक्स जा रहा है, यानी कि इसका जो पाथ है वो एक ही पाथ है, कोई भी डाइवर्जन नहीं हो रहा है, यानी कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट हम बोल सकते हैं इसको। फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिखे हैं पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मिडिल जो है मिडिल से आता है और जो हमारा फ्लक्स का जो पाथ है वो हो जाता है दोनों ही डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर 5/2 चला गया, यहाँ 5/2 चला गया, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, ये 5/2 है, 5/2 फ्लक्स डिवाइड हो जा रहा है। तो फ्लक्स डिवाइड होने का मतलब क्या है कि जो पाथ है वो पैरेलली डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा बोल रहा है लीकेज फ्लक्स इज मोर हैंस पावर कैपेबिलिटी इज लेस। लीकेज फ्लक्स मोर क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो मैंने पाथ बनाया हुआ है यहाँ पर इस लिम्ब में, ये जो पाथ है हमारा इसी को हम बोलते हैं दिस इज लीकेज फ्लक्स। ये हमारा लीकेज फ्लक्स है। लीकेज फ्लक्स का और डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। इस केस में देखिए यहाँ लीकेज फ्लक्स ज़्यादा है, इधर भी ये लीकेज फ्लक्स है, तो लीकेज फ्लक्स जो है कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में वो ज़्यादा होता है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। देन पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इज़ लेस। अब अगर लीकेज फ्लक्स है तो हमारा क्या हो जा रहा है, फुल जो है परफॉर्मेंस आ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि आप शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में देखिए तो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में लीकेज फ्लक्स इज़ लेस, हैंस पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी इज़ मोर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो है वाइंडिंग बीच में है, वाइंडिंग बहुत ही कम है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू कोर में, तो जिसकी वजह से हमारा लीकेज फ्लक्स जो है वो कम आएगा और पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी शेल टाइप में ज़्यादा होगी। तो दोनों का कुछ एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, वही चीज़ आपको समझना है। 6 पॉइंट देखिए, मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग। अब अगर आपको इसमें चीज़ में याद नहीं रखना है कि इसमें कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, आप सिर्फ ये देखिए और इसके बेसिस पे जो भी आप चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसी चीज़ को आपको पॉइंट्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर वाइंडिंग ज़्यादा है, दोनों तरफ वाइंडिंग है, दोनों ही लिम्ब में। तो अगर लिम्ब में वाइंडिंग ज़्यादा है तो ऑफकोर्स जो मटेरियल लगेगा कॉपर रिक्वायरमेंट वाइंडिंग के लिए वो ज़्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोर अमाउंट ऑफ कॉपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग। अगर इसमें देखूँ तो वाइंडिंग बहुत ही कम है, इसलिए इसमें लेस अमाउंट ऑफ कॉपर इज़ रिक्वायर्ड फॉर वाइंडिंग। अब जो है वो 7th पॉइंट हमारा आता है इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। तो देखिए कोर के लिए इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है, तो ध्यान रखना है इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू शेल टाइप। नाउ हमारा जो लास्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा। अगर इस टॉपिक से कोई MCQs क्वेश्चन आता है तो आपको 4th पॉइंट पूछ सकता है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इज़ जनरली प्रिफरेबल फॉर। तो ये इकोनॉमिकल होता है हाई वोल्टेज स्मॉल केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर के लिए, और जस्ट अपोजिट यहाँ लिख दीजिए आप लो वोल्टेज लार्ज केवीए रेटिंग ट्रांसफॉर्मर। इसी से ही आपका MCQs क्वेश्चन बनते हैं जनरली कोर टाइप और शेल टाइप से। तो देखिए आपको याद रखने का तरीका मैं एक बता देती हूँ जो मैंने याद किया था। हाई वोल्टेज देखिए आप जनरली जो है वो इलेक्ट्रिकल एक कोर ब्रांच होता है, इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच होता है, और कोर ब्रांच हम हमेशा क्या करते हैं हाई वोल्टेज से डील करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से याद रखने का तरीका है हाई वोल्टेज स्मॉल केवीए रेटिंग, लो वोल्टेज लार्ज केवीए रेटिंग। तो ये जो है वो डिफरेंस हो गया कोर टाइप और शेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर। तो आप क्या करिए, आप एक एक करके पॉइंट को नोट करिए,
सिर्फ आपको ये डायग्राम याद करना है दोनों, और उसी के बेसिस पे जो भी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, वही आपको पॉइंट्स में लिखना है। एटलीस्ट आपको अगर कन्वेंशनल आंसर आप लिख रहे हैं तो 5 से 6 पॉइंट्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हो गया हमारा कोरेंशियल। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड डिस्कशन होने वाला है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, वो हो जाएगा पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। तो देखिए ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपको एक्सप्लेन करने का डिफरेंस पूछेगा या फिर कुछ MCQs क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं साथ साथ आपको डिस्कस करते हुए चलूँगी। एक तरफ मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पावर ट्रांसफार्मर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्म होता है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर से कनेक्टेड नहीं होता है, जो कि सब स्टेशन में जनरली यूज़ किया जाता है, और उसका भी वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो 33 kV से अगर ग्रेटर है तो वहाँ पर हम पावर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो ये कभी आप अगर ट्रेनिंग कर रहे होंगे अपना जो है माइनर और मेजर ट्रेनिंग, तो उसमें कई बार आपको सबस्टेशन में आप जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिखाया गया होगा, या फिर अगर आप अच्छे जगह से किए हैं तो वहाँ पर पावर ट्रांसफार्मर भी आपको कई बार दिखाए होंगे। तो अगर आप देखे हैं तो जो है आप अच्छे से और डिस्कशन देख सकते हो, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई नहीं, वो तो सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम डे टू डे अपने लाइफ में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर, द कंज्यूमर्स आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर ट्रांसफार्मर। हम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं पावर ट्रांसफार्मर से, लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ में अपने ट्रांसफार्मर देखते हैं जो घरों के स्ट्रीट में लगा रहता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो हम बोल सकते हैं द कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये हो गया सबसे पहला डिफरेंस। अब सेकंड जो है डिफरेंस वो आता है वोल्टेज रेटिंग का। तो अवेलेबल इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क वोल्टेज लेवल ग्रेटर देन 33 kV। तो जहाँ पर भी हमारा वोल्टेज लेवल ग्रेटर देन 33 kV हो गया, वहाँ पर जो है वो पावर ट्रांसफार्मर का सेटअप किया जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं किया जाता है। एंड अवेलेबल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लेवल लेस देन 33 kV। तो आपको डिफरेंस जो है वो एक याद रखिए, दूसरे का ऑपोजिट करके लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल है लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट जो है वो थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, द लोड फ्लक्चुएशन आर लेस। अब देखिए जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कंज्यूमर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना है। जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, अगर ऑफिसेज शुरू होने वाले हैं या फिर रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, या अगर आप गर्मी के दिन में देखेंगे तो AC कूलर फैंस वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो उस समय हमारा लोड जो है वो ज़्यादा होता है लोड कनेक्टेड। और अगर ठंड के सीज़न में देखते हैं तो कूलर AC पंखा थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ लोड जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कुछ लोड पैटर्न आते हैं, और कुछ पिक आवर्स होता है कि किस पिक आवर्स में, लाइक अगर हम समर सीज़न देखें तो उसमें क्या होता है कि जो डे का टाइम होता है जैसे 12 से 2 या 3 बजे तक, उसमें जो ACs वगैरह ज़्यादा चलते हैं, तो वहाँ पर लोड फ्लक्चुएशन जो है वो ज़्यादा होता है जब हम कंज्यूमर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से। लेकिन अगर पावर ट्रांसफार्मर है तो इसमें लोड फ्लक्चुएशन कम होता है क्योंकि कंज्यूमर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, स्टडीली लोडेड एट फुल लोड थ्रू आउट 24 आवर्स। ये जो है वो पावर ट्रांसफार्मर क्या है, इसी हमेशा 24 आवर्स ये लोडेड रहता है हमेशा। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द लोडिंग बेस्ड ऑन लोड साइकिल, यानी कि ये लोड साइकिल पे डिपेंड करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरीके का लोड पैटर्न होता है कंज्यूमर का, जो है पिक आवर्स में ज़्यादा हो जाते हैं, अगर डे टाइम में देखेंगे तो ज़्यादा हो जाता है, फिर नाइट के टाइम में देखेंगे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ आपको पैटर्न आएगा, लोड पैटर्न। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बेसिकली लोड पैटर्न के ऊपर हमारा लोडेड किया जाता है, लेकिन पावर ट्रांसफार्मर जब आप देखेंगे तो देखेंगे 24 आवर्स ये थ्रू आउट लोडेड होता है। फिफ्थ पॉइंट इसी के बेसिस पे है, देखिए द कॉपर एंड द आयरन लॉस टेक प्लेस थ्रू आउट 24 आवर्स। यानी कि अगर ये लोडेड है 24 आवर्स तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर एंड आयरन लॉसेस टेक प्लेस 24 आवर्स थ्रू आउट। आयरन लॉस देखिए कांस्टेंट होता है, वो तो हमेशा ही 24 आवर्स जो है वो होगा, लेकिन कॉपर लॉस भी इसमें 24 आवर्स जो है वो टेक प्लेस होता ही रहता है, कॉपर एंड आयरन लॉस दोनों। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो आयरन लॉसेस है टेक प्लेस थ्रू आउट 24 आवर्स, क्योंकि आयरन लॉस जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो लोड पे डिपेंड नहीं करता है। जब हम लॉसेस देखेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके का कॉपर लॉस डिपेंड करता है लोड पे,
और आयरन लॉस जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। ये हो गया 24 आवर्स जो है वो क्या हो जाएगा होगा, लेकिन कॉपर लॉस क्या डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन द लोड साइकिल। लोड साइकिल पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है लोड साइकिल के ऊपर, लोड के ऊपर, लोड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, 6th पॉइंट इसमें आएगा, कॉपर लॉसेस आर केप्ट मिनिमम वाइल डिजाइनिंग। क्योंकि 24 आवर्स आयरन लॉस होता है तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कॉपर लॉस को हम लोगों को मिनिमम रखना है डिज़ाइनिंग के, जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं कोई पावर ट्रांसफार्मर। 6th पॉइंट इसमें आयरन लॉसेस आर केप्ट मिनिमम, क्योंकि 24 आवर आता है तो कुछ तरीका होता है आयरन लॉस और कॉपर लॉस को मिनिमम करने का। आयरन लॉस मिनिमम करने का तरीका ये होता है कि आप हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस कम करिए, थिन स्टैक ऑफ लैमिनेशन करिए, जो अभी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लैमिनेशन आप थिन रखेंगे तो उसकी वजह से एडी करंट लॉसेस जो है वो कुछ कम हो जाता है। तो ये कुछ तरीका होता है लॉसेस को कम करने का। नाउ 7th पॉइंट पे जो है आप स्टार मार्क करिए। क्वेश्चन जो है इसी से MCQs क्वेश्चन आते हैं। एवरेज लोड अकर नियर टू द फुल लोड। तो पावर ट्रांसफार्मर में जो भी हमारा एवरेज लोड आता है वो नियर टू द फुल लोड आता है, जबकि एवरेज लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जब आप देखेंगे तो देखेंगे 70 to 50% ऑफ फुल लोड आता है। कई बार ऑप्शन में आपको क्या दे देता है, 70 to 75% ना दे करके 50% देता है, और ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आपको 50% ऑफ फुल लोड लगाना है। यानी कि इसका फुल्ली लोडेड नहीं होता है, 70 to 75% जो है वो लोडिंग होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। अगेन 8th पॉइंट भी कुछ सिमिलर है, यहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर नियर टू द फुल लोड। यहाँ पर भी सेम फुल लोड है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर एट 70 to 75% ऑफ फुल लोड। तो यहाँ पर भी सेम जो है वो कंडीशन होती है। जब भी पावर ट्रांसफार्मर आ जाए तो आपको बस ध्यान रखना है कि नियर टू द फुल लोड उसकी लोडिंग होगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है तो आपको नियर 70 to 75% ऑफ फुल लोड होगा। अगर एग्जैक्ट आपको गिवन है तो 0.707 यानी कि 70.7% आप लगा लीजिएगा ऑप्शन में, और अगर ना हो तो आपको 50% लगाना है ऑप्शन। लास्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा कॉपर पावर एफिशिएंसी, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो हम उसमें पावर एफिशिएंसी निकालने बोलता है, जो नॉर्मल से हमारी एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करने बोलता है। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं तो देखिएगा ऑल डे एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ता है। अब ऑल डे एफिशिएंसी क्या होता है उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम एफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट, तो वहाँ देखेंगे ऑल डे एफिशिएंसी क्या होती है। बस इतना समझ लीजिए कि ऑल डे एफिशिएंसी यानी कि यहाँ पर हम लोगों को पूरे दिन के हिसाब से जो भी हम लोगों का आवर्स होता है उसको भी इसको कंसिडर करना पड़ता है जब हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारे डिटेल डिस्कशन कोर शेल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। आप जो है नोट्स मेंटेन करिए, अच्छे से लिखिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप देखिए उसको एक बार फिर वीडियो को देखिए, आपके डाउट्स जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।